आइए मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, हम ट्रेपीजियम पढ़ रहे थे और ट्रेपीजियम को ही आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक नज़र पेश है सवाल। आइए 6th क्वेश्चन में, सवाल में कह रहा है इन ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी बी ए ई इज 30 डिग्री, सी डी एफ इज 45 डिग्री, बी सी की लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 6 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया। ए बी की लेंथ 12 है, बहुत सुंदर जी। तो एरिया बताना ट्रेपीजियम का। मेरे बच्चों एक बात तो, हाइट एंड डिस्टेंस का हम बेसिक फंडा इस्तेमाल करते हैं। क्या? यहाँ से मैं एक हाइट खींच देता हूँ, अल्टीट्यूड। आपने कहा जी खींच दीजिए। 30 डिग्री क्या रेशियो बनाता है? आप कहेंगे सर 30 डिग्री जो है वो रेशियो क्रिएट करता है क्या? सामने वाली साइड 1, ये वाली साइड √3, ये वाली साइड 2। तो मेरे बच्चे 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 12 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 6, तो ये लेंथ आएगी 6। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। अगर ये लेंथ 6 है तो मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ भी 6 होगी, क्योंकि 2 पैरेलल लाइन है और 2 पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह बराबर होगी। आपने कहा ये भी सही है। 45 डिग्री क्या रेशियो बनाता है? सामने वाली साइड 1, ये वाली साइड भी 1 और ये वाली साइड होती है मेरे बच्चे रूट। अब 1 यूनिट 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाली लेंथ आएगी 6। आपने कहा ठीक है। यहाँ 2 यूनिट 12, 1 यूनिट 6, तो ये 6 था, तो ये लेंथ 6√3, तो ये लेंथ है 6√3, ये है 6। ध्यान दोगे तो ये और ये दोनों पैरेलल लाइन है, 90-90 बना रही थी, 6 है, तो ये लेंथ भी 6 ही होगी। मुझे एरिया के लिए फंडा चाहिए हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन। तो इस वाली पैरेलल लाइन की लेंथ है 6 6 12 जमा 6√3, और इस वाली पैरेलल लाइन की लेंथ है 6 सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन। वो लेंथ भी है मेरे बच्चे 6। काट पीट मचाएंगे, 2 तिया 6, तो 12 और 6 18, तो 18 जमा 6√3 बराबर 3। मेरे बच्चे 6 बाहर से कॉमन ले लो, तो 6 कॉमन लोगे तो 6 तिया 18 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा √3। तो 18 गुना 3 जमा √3 का वर्ग सेंटीमीटर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरे ट्रेपीजियम का एरिया होगा। ये समचतुर्भुज का क्या होगा मेरे बच्चे? क्षेत्रफल होगा। राहुल यादव जी कैसे आया? भाई कैसे आया? हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा है, हाइट एंड डिस्टेंस में 45 डिग्री से रेशियो नहीं सीखा है, 30 डिग्री से रेशियो नहीं सीखा है तुमने, दूसरे को कह रहे हो। ये पढ़ा नहीं है आप लोगों ने, ऐसे थोड़ी बात बनेगी बाबू। चाटा खाओगे ऐसे, करिए। देखिए मेरे बच्चे, जी प्रशांत जी कहते हैं विशुद्ध समलोन चतुर्भुज है, नाम रख देते हैं। ए भी बड़ा है ना, ये 38 है, ये 13 है मेरे बच्चे, ये 24 है, और ये एडी 15 है। कहता है मेरे बच्चे एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। देखिए यार, यहां से मैं एक बहुत बड़ी चीज आपको सिखाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से समझेंगे सीखेंगे तो जाके पल्ले पड़ेगी चीजें। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना। देखिए यार, जब भी ऐसी कोई ट्रेपीजियम आपके पास आ जाए जिसमें हाइट ना दे रखी हो, तो आप ये बात तो जानते हैं कि अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है, तो एरिया का सूत्र तो सीधा है, हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन। तो एक पैरेलल लाइन की लेंथ है 24, तो दूसरी पैरेलल लाइन की लेंथ है 38, इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन समस्या ये है जी। अभिषेक शर्मा जी अभी जवाब दे रहा हूँ आपका ना, ठीक है। और सी मिश्रा जी आपका भी जवाब दे रहा हूँ, शांत रहिए थोड़ी देर। अब कहानी ये कि हाइट कैसे निकाले। तो मेरे बच्चे यहां से आपको आइडियाज दे रहा हूं कैसे काम करना है आपने, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए। जब भी किसी ट्रेपीजियम में आपको हाइट ना पता चले, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जो ये बड़ी साइड है, सबसे बड़ी साइड है 15, और इधर दूसरी वाली साइड है 13। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे कोई दो ट्रिपलेट ढूंढिए, ऐसे दो ट्रिपलेट ढूंढिए जिनमें सबसे बड़ी भुजाएं 15 और 13 हो, और एक भुजा दोनों में कॉमन हो। आपको एक कहानी समझ नहीं आई, समझाता हूं। मेरे बेटा अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर सामने वाली लाइन में खींच दूं, तो कोई दर्द दिक्कत दिमाग में किसी तरह की? आप कहें ना साहब। तो मैंने क्या किया मेरे बेटे, एक लाइन मैंने यहां से खींच दी और एक लाइन मेरे पैर जो मैंने यहां से खींच दी। आपने कहा ठीक है साहब। अब सर कहानी समझना कि सबसे बड़ी भुजा 15 सेंटीमीटर है, सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर, दोनों ही केसेज में हाइट सेम होगी, बिल्कुल होगी। तो अब ऐसा कोई ट्रिपलेट ढूंढ दीजिए जिसमें सबसे बड़ी भुजा 15 हो, एक साइड ऐसी हो जो 13 वाले ट्रिपलेट में भी वो साइड कॉमन हो। तो आप कहेंगे कि सर 9 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है? बिल्कुल होता है। 15 के साथ सर कुछ बनता है? हाँ सर 9 12 15 भी एक ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल होता है। तो आपने एक चीज नोटिस करी, और वो नोटिस ये करी कि 12 सेंटीमीटर एक ऐसी साइड है जो दोनों में कॉमन है। यानी मैं इसकी हाइट को 12 ले लूं तो 9 12 15 मेरी हाइट मतलब ट्रिपलेट होगा 9 12 15, और यहां लूंगा तो 5 12 13, तो सेट हो रहा है।
और अगर सेट हो रहा है तो ध्यान देंगे ये 24 है तो ये लेंथ भी कितनी आएगी 24। अब ये 24 है, ये 5 और ये 9 है, जोड़ेंगे तो 9 और 5 14 24 38 आंसर आ जाएगा। तो मेरे भाई इसका आंसर आ जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन। 2 से काटेंगे 6 आएगा, 8 4 12, 3 2 5 1 6 गुना 6, 6 दूनी 12, 6 6 36 1 37, 372 मेरा राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा जो एरिया बैठेगा वो 372 वर्ग सेंटीमीटर बैठेगा। अब आप कहें कि जरूर थोड़ी सा ट्रिपलेट सेट हो, बिल्कुल ठीक बात है, ना हो तो सीखो, उसी के लिए तो लेके जा रहा हूं कि जहां ट्रिपलेट सेट होता है पहले ट्रिपलेट से करेंगे, जहां नहीं होगा वहां दूसरे से करेंगे। देखिए मेरे बच्चे, इस सवाल पे ये 42 है, ये 59 है, मुझे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एरिया का बेसिक फंडा है कि साहब हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन। 42 और 59 को जोड़ेंगे, 9 और 2 11 आया जी, 5 4 9 और 1 10, 101 नहीं, 5 4 9 101 आया, इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन। सबसे पहला काम आपने यही देखना है कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि कोई दो ट्रिपलेट ऐसे सेट हो रहे हों जिनकी सबसे बड़ी भुजाएं 25 और 26 हो। दूसरा, कोई एक साइड दोनों ट्रिपलेट में बराबर हो। तो आप कहेंगे 25 हो सबसे बड़ी भुजा सर, है ना, और सबसे बड़ी भुजा 26 हो सर। आओ सर, तो सर 10 24 25 ले लेते हैं, ट्रिपलेट होता है, बिल्कुल ठीक है। और सर 7 24 26 होता है, 7 24 26, हाँ है ना, 7 24 ना 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 मैंने गलत बता दिया, 10 24 26 मैं गलत लिखवा रहा हूँ भाई, ट्रिपलेट 7 24 25 नहीं, 10 24 गलत लिखवा रहा था। 7 24 25 एक ट्रिपलेट होता है और 10 24 26 एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का डबल वाला। आपने कहा ठीक है, यानी मेरे बच्चों गौर से देखोगे तो ये साइड आप ले लो 24, ये साइड ले लो 7, ये साइड ले लो 10, ये साइड ले लो 24 और ये हो जाएगी 26। अब अगर मेरे बाबू आप नोटिस करने जाएंगे तो आपको पता चलेगा ये लेंथ 42 है, तो ये लेंथ भी कितनी आई 42, और देखो 10 और 7 17, 17 और 42 जोड़ोगे तो 59 सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आई 24। अब भैया जी 2 से काटेंगे तो 12 आएगा और ये आएगा 12,000 ना 1212 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं, जैसे इस सवाल में ऐसा नहीं होगा तो क्या करें, तो यही तो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ऐसा ऐसा कैसे कैसे केस बनेंगे, ट्रिपलेट सेट हो रहा है तो कैसे करें, नहीं हो तो कैसे करें। खोलिए दिमाग की खोपड़ी और बताइए उत्तर। आइए मेरे भाई ध्यान से देखिए, देखो यार दोस्त, सबसे पहला काम यही कि ये देखिए कि 7 क्या किसी ट्रिपलेट की सबसे बड़ी भुजा है, 24 क्या किसी ट्रिपलेट की सबसे बड़ी भुजा है, और ऐसा भी होना चाहिए कि एक साइड दोनों में कॉमन आए। तो आप कहेंगे सर ऐसा है ये नहीं, ऐसा सर जी है ये नहीं। जब मेरे बच्चे ऐसा हो ही ना, यानी ऐसा आप कुछ कर ही ना पा रहे हो, फिर ऐसे सवालों के साथ खेला कैसे खेला जाएगा। आओ भैया, ओहो, देखिए मेरे भाई सवाल में आइए, देखिए मेरे बेटा, जब ट्रिपलेट सेट ना हो रहा हो तब क्या किया जाए। तो फिर एक आसान तरीका यह है कि आप इन दोनों साइडों में से किसी एक साइड के पैरेलल लाइन खींचेंगे। जैसे ये 24 है तो यहां भी 24 सेंटीमीटर लंबी पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। मेरी बात ध्यान से समझना, हमने क्या करना है, इस लाइन के पैरेलल यहां एक लाइन खींच लेनी, ये लाइन है ना, इसी के पैरेलल मैंने यहां एक लाइन खींच दी। आपने कहा जी ओके रिपोर्टर, हमें कोई दिक्कत नहीं आता। तो मेरे बेटा ये 24 है तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी 24 होगी। बहुत बढ़िया। अब मुझे एक चीज बताना, मैं अगर आपको ये कहूं कि यार कोई ट्रेंगल है और उस ट्रेंगल की साइड है 7 24 25 है, एक साइड 7 है, एक साइड 24 और एक साइड 25 है, और मैं अगर यहां से सामने वाली लाइन पे अल्टीट्यूड डाल रहा हूं, मैं अगर यहां से सामने वाली साइड पे अल्टीट्यूड खींच रहा हूं मेरे बच्चे, अविलंब डाल रहा हूं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं इस अल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी, तो आप कहेंगे सर इसकी लेंथ होगी क्या, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 7 गुना 24 बटे 25। याद है ज्योमेट्री में चीज पढ़ा रखी थी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, और यहां से अल्टीट्यूड डाला जाए मेरे बच्चे तो इस अल्टीट्यूड की लेंथ होगी परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। आपने कहा बिल्कुल ठीक है सर। तो मेरे दोस्तों अब एक बात बताइए,
मैंने इसके पैरेलल ये लाइन खींच दी, इसके पैरेलल ये लाइन दे ही रखी है, तो ये 50 है तो ये भी 50 होगी, पैरेललोग्राम बन रही है। आपने कहा ठीक है। ये पूरी लेंथ कितनी, 75। अगर ये पूरी लेंथ 75 है मेरे बच्चे, पूरी लेंथ 75 है, ये लेंथ है 50, यहाँ से यहाँ तक की ये लेंथ 50 है, तो ये वाली लेंथ कितनी आएगी, 25। आपने कहा बिल्कुल सेट है मामला, ये लेंथ आई 25। तो मेरे प्यारे बच्चों 7, 24, 25 ट्रिपलेट बना रहा, राइट एंगल ट्रेंगल बना रहा कि नहीं बना रहा? भाई ये ट्रेंगल है और इस ट्रेंगल की साइडें हैं 7, 24, 25। इसमें क्यों परहेज करना हमें? ये 7 है, ये 24 है भैया, ये 7 है, ये 24 है, तो ये वाली लेंथ कितनी आई मेरे प्यारे बच्चों, 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर इस ट्रेंगल की साइडों की लेंथ 7, 24, 25 है, तो ये तो ट्रिपलेट बनाता है 7, 24, 25। आपने कहा हाँ, और अगर ट्रिपलेट बनाता है तो ये राइट एंगल ट्रेंगल होगी, और सबसे बड़ी की साइड के सामने वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। और अगर मैं यहाँ से सामने वाली लाइन पे अल्टीट्यूड डाल दूं, तो इस अल्टीट्यूड की लेंथ क्या होगी सर? इसकी लेंथ होगी परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपने कहा ठीक है जी। तो मेरे बच्चे ये बना राइट एंगल ट्रेंगल, और अगर मैं यहाँ से अल्टीट्यूड खींच दूँ, अब यहाँ से एक अल्टीट्यूड ले आऊँ सामने वाली भुजा पे, तो इस अल्टीट्यूड की लेंथ आप निकाल देंगे। अगर इसकी लेंथ h है तो इस h की लेंथ हो जाएगी 7 गुना 24/25। आपने कहा ओके, रिपोर्ट है। और मुझे निकालना था इसका एरिया। एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? अल्टीट्यूड की लेंथ चाहिए, वो मैं निकाल चुका हूँ। तो एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, 50 जमा 75 इंटू में h। तो हाफ 50 जमा 75 जोड़ोगे आएगा 125, और भैया h की वैल्यू आई थी 7 गुना 24/25। 25 पंजे 125, 2 से काटोगे 12, 12 पंजे 60, 6 7 42, 420। तो एरिया आएगा मेरे प्यारे बच्चों 420। हाँ जी। अब आप कहोगे जी जरूरी थोड़ी कि ट्रायंगल बना के ट्रिपलेट बन जाए। कोई ना भाई, अभी इतना तो सीख, क्या पता सीधे सीधे ट्रिपलेट बनता हो, नहीं तो फिर ऐसे ट्रिपलेट बन जाए। अच्छा जी, और ऐसे भी ना बने तब? तो अगला सवाल देखो। देखिए मेरे बच्चे, कहता है किसी समलंब चतुर्भुज में दो समानांतर भुजाओं का अनुपात 1:3 व दो असमानांतर भुजाओं का अनुपात 2:3। ध्यान देना, कहता है जी ये कोई ट्रेपीजियम है। यहां कह रहा है कि जो इसकी पैरेलल लाइंस है ना, जो इसकी पैरेलल साइड है, उनका रेशियो मेरे बच्चे 1:3 है। यानी ये लाइन 1 है तो ये वाली लाइन 3। रेशियो की भी समझ चाहिए, यानी ये लेंथ 1x है तो ये लेंथ 3x है। बिल्कुल ठीक है। साथ में ये भी कह रहा है कि जो नॉन पैरेलल लाइनें हैं उनका रेशियो 2:3 है, यानी ये 2y होगा तो ये लेंथ 3y। बहुत बढ़िया। अब आगे कह रहा है इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लार्जर पैरेलल लाइन, कहता है जो बड़ी वाली पैरेलल लाइन है, तो बड़ी वाली पैरेलल लाइन यानी ये, टू द रेशियो ऑफ लार्जर नॉन पैरेलल लाइन, जो बड़े वाली नॉन पैरेलल लाइन है इसका, कहता है इनका रेशियो 2:1 में, यानी ये लेंथ जितनी होगी उसकी आधी लेंथ ये वाली होगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। सवाल ने कहा कि भाई पैरेलल लाइन का रेशियो 1:3 है, नॉन पैरेलल का रेशियो 2:3 है, और जो बड़ी पैरेलल लाइन है और जो बड़ी नॉन पैरेलल लाइन है, गैर असमानांतर भुजाएं, इनका अनुपात 2:1 है। हाइट दे रखी है, कहता है एरिया बताइए ट्रेपीजियम का क्या हो। अब आते हैं मेरे बच्चे समझ पे। अब मेरे बच्चे थोड़ी सी रेशियो की समझ चाहिए। कैसी समझ चाहिए सर? इतनी जबरदस्त समझ चाहिए कि तुम डाटा अपने अकॉर्डिंग सेट कर लो। भाई ये दोनों डाटा ऐसे लेने हैं, ये दोनों डाटा ऐसे लेने हैं मेरे बच्चे के 2:1 के रेशियो में हो जाए। यानी अगर ये डाटा 2 हो तो ये डाटा 1 हो, ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब अगर ये लेंथ 3y है ना, तो ये इसकी डबल होनी चाहिए। ये लेंथ कितनी होनी चाहिए? 6x होनी ना 6y होनी चाहिए। आपने कहा ठीक है। अगर ये लेंथ 3y है तो ये डबल होनी चाहिए, क्योंकि 2:1 का रेशियो थी, होनी चाहिए 6y। और इनका रेशियो 1:3 था, यानी इसका एक, इसका 3 गुना थी तो इसका 1/3 थी, तो ये 6y है तो इसका 1/3 करेंगे तो ये लेंथ आएगी 2y। देखिए यार, मेन लड़ाई यहां पे सवाल की बस इतनी सी है मेरे बेटे। अगर आप इस बात को समझने में कामयाब हो गए तो समझो सवाल आपका, नहीं तो सवाल अपने बाप का। दोबारा से इस लाइन को पढ़ो और समझो। हमें कहीं दूर दूर तक जल्दी नहीं भागना है, सिंपली क्वेश्चन को सोल्व करना है, आगे बढ़ना है। प्लीज मेक ए सॉल्व ऑफ इट। करिए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से करिए, पढ़िए इस बात को। उसने कहा कि इनका रेशियो 2:1 में, तो मैंने इस नंबर को 3y ले लिया, तो इसका मतलब ये मेरा डबल होना चाहिए, क्योंकि 1:2 है तो ये 6y होना चाहिए। अगर ये 6y होगा तो ये इसका 3 गुना था, यानी इसका ये 1/3 है, तो इसका 1/3 करेंगे तो ये 2y आ जाएगा। यही मैंने रेशियो यहां सेट करके दिया। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक बात, हम समझ गए, सवाल बहुत मुश्किल है लेकिन हम समझ गए। देखिए मैं आपकी मीन्स लेवल तक की तैयारी कराता हूँ। जब मैं मीन्स लेवल की तैयारी कराता हूँ तो हर चीज़ मेरा बताने का फर्ज होता है। अब मेरे बच्चे मैं क्या करूँगा, मैं इस वाली लाइन के पैरेलल यहाँ एक लाइन खींचूंगा, इस वाली लाइन के पैरेलल में यहाँ एक लाइन खींच लूंगा।
अब भाई ये लाइन 3y है तो मेरे प्यारे बच्चों ये वाली लेंथ भी क्या होगी 3y। पैरेललोग्राम है भाई, ये पैरेलल है और ये मैंने इसकी पैरेलल खींची है। ये 2y है तो ये वाली लेंथ भी क्या होगी 2y। तो मेरे बेटे ये लेंथ है 2y, ये पूरी लेंथ है 6y, तो ये वाली लेंथ कितनी बच गई 4y। आपने कहा सर ठीक है सर, कहाँ मना कर रहे हैं। तो मेरे बच्चे मैं एक ट्रायंगल बना रहा हूँ और इस ट्रायंगल की साइडें हैं 2y 3y और 6y, ना 4y। 2y 3y 4y, मैं इस वाली ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। अभी तक जितने भी तरीके से आपने ट्रेपेजियम का एरिया निकाला तो उसमें हाइट की जरूरत पड़ी। हाइट निकालने के आपके पास तरीके थे। कहीं तो हाइट आप ट्रिपलेट से निकाल गए सीधे सीधे, कहीं आप टेढ़ा करके ट्रिपलेट निकाल गए, और अब तीसरा केस आता है कि जब ट्रिपलेट ना बन रहा हो, जैसे यहाँ 2 3 4 ट्रिपलेट है ही नहीं, 3 4 5 तो ट्रिपलेट होता है लेकिन 2 3 4 ट्रिपलेट नहीं। अब क्या करें। तो मेरे बच्चे उस केस में आपको हीरो फार्मूले से सॉल्व करना होगा। हीरो फार्मूले के लिए पहले आपको एस निकालना होगा मेरे बाबू। एस की वैल्यू होगी ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, तो 4 3 7 2 9, यह आया 9 बटा 2y। अब एरिया का सूत्र लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे बाबू मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताना, एस की वैल्यू कितनी है 9 बटे 2y। 9 बटे 2y में से 2y घटा दो तो 2 दूनी 4, 9 में से 4 गया 5y बटे 2। अब 9 बटे 2y में से 3y घटाओगे तो 3 दूनी 6, 9 में 6 गया 3y बटे 2, और यहाँ 4 घटाओगे मेरे बच्चे तो 2 चौक 8, 9 में 60 गया 1y बटे 2। यही आया, बहुत सुंदर। आइए सेटिंग बैठाते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए भाई 9 का वर्गमूल आया 3, 2 2 2 2, 16 का वर्गमूल आया 4, y की पावर 4 का वर्गमूल आया मेरे बच्चे y की पावर 2, अंदर बच गया 5 3 15। ये आया मेरे प्यारे बच्चे इस ट्रायंगल का एरिया। हीरो फार्मूले से हम इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, हम बात यहाँ तक समझ गए। अब आपको क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ था और क्वेश्चन में आपको ये दे रखा था कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो यदि इसकी ऊंचाई दे रखी है 15 √15 बटे 4। मतलब ये वाली जो लेंथ है, दिस लेंथ इज गिवन 15 √15 बटे 4। आपने कहा जी ये लेंथ दे रखी है, मतलब ये वाली लेंथ आपके पास है, और अगर एक्चुअल में ये लेंथ आपके पास है, ये वाली लेंथ आपके पास है 15 √15 15 बटे 4, ये वाली लेंथ है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4y, और हाइट हो जाएगी मेरे बच्चे 15 √15 बटे 4। अब देखना ध्यान से, इस 4 से मेरे बच्चे ये 4 गया, 2 से 2 गया, y से स्क्वायर गया, √15 से √15 गया, 3 से काटोगे 5 आया। कैलकुलेशन करके देखना तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 दूनी 10। y की वैल्यू अगर 10 आ गई मेरे प्यारे बच्चों तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी साइड की लेंथ कितनी हो गई 6y थी, तो y की वैल्यू 10 है तो ये लेंथ आएगी 60। ये लेंथ है 2y तो y की वैल्यू 10 है तो ये आएगी 20। अरे बोलो हाँ या ना। तो भैया एरिया होता है हाफ इंटू क्या, सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन 60 जमा 20 इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस h, तो हाफ 60 और 20 आया 80, और h की वैल्यू मेरे बच्चे सवाल ने खुद ही दे रखी 15 √15 बटे 4। 4 दूनी 8, 8 से काटा 10, आंसर है जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा 150 √15। आंसर जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा 150 √15 आंसर जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा 150 √15। हाँ है ना 150 √15। दिस इज योर ऑप्शन 150 √15 का ही रहा। ऑप्शन बी इज योर माय डियर स्टूडेंट करेक्ट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। पहले इतनी बात को समझो फिर आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले कॉन्सेप्ट पे। इसी का अगला कॉन्सेप्ट है क्या, कॉन्सेप्ट ये है मेरे बच्चे कि ये एरिया
ध्यान देना मेरी बातों पे, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। आपने कहा साहब बिल्कुल ठीक है, दोनों लाइनें पैरेलल है, हम इस बात को मानते हैं। ये दोनों लाइनें पैरेलल है और ये नॉन पैरेलल लाइन है, ये नॉन पैरेलल लाइन है, नॉन पैरेलल लाइन है। तो मेरे प्यारे बच्चों मतलब ये है कि जो नॉन पैरेलल लाइन है ना, उनके एरियाज हमेशा आपस में बराबर होते हैं, यानी A2 और A4 आपस में बराबर होगा। कैसे समझा के दिखाता हूं आपको, एक चीज याद होगी और वो ये कि मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं आपस में, बिल्कुल पैरेलल है। मैंने आपको ये समझाया था कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल है, ये दोनों लाइनें पैरेलल, ये लाइन और ये ऊपर वाली लाइन, दोनों लाइन पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन और एक ही आधार पर बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है, यानी इस वाली ट्रायंगल का भी एरिया उतना ही होगा जितना एरिया इस वाली ट्रायंगल का होगा। क्यों? क्योंकि इसी पैरेलल लाइन पे बनी हुई और ये बेस है इसका, तो ये ट्रायंगल होगा, इसका एरिया अगर 10 है तो इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा, इसका भी 10 होगा। आपने कहा जी हम इस बात को समझते हैं, हर बार इसका एरिया सेम ही रहना है। हाँ है ना, समझते हैं इतनी बात को? अगर मैं यहां से इसको मिला दूं तो इन दोनों के एरिया आपस में इक्वल होगा। मैं कहूं अब इक्वल है नहीं, अब इक्वल है नहीं, पैरेलल लाइन पे हो तो ये इक्वल होंगे। आपने कहा ठीक है। अब एक मोटी बात समझने की कोशिश करना जो मैं समझाना चाह रहा हूं, वो ये कि भाई ये बेस है दोनों का सेम है। आपने कहा बिल्कुल बेस सेम है, इसी बेस पे ये ट्रायंगल बनी और इसी बेस पे ये ट्रायंगल बनी, दोनों ही ट्रायंगल का एरिया सेम होना है। और मेरे बच्चे गौर से देखोगे तो आपको एक बात और महसूस होगी कि ये वाली ट्रायंगल तो दोनों में कॉमन आ रही है, ये वाला तो इस वाली ट्रायंगल में भी आ रहा है एरिया और इस वाले में भी एरिया आ रहा है, और दोनों का एरिया बराबर और ये कॉमन है। तो इस बात का स्पष्ट अर्थ यहां से ये निकल के आया कि ये एरिया और ये एरिया भी आपस में बराबर होगा, ये एरिया और ये एरिया भी आपस में बराबर होगा। और मेरे प्यारे बच्चों आपके सवाल में इसको नाम A1 दिया गया है, इसको नाम A2 दिया गया है, इसको नाम A3 दिया है मैंने, इसको नाम A4 दिया है। तो सच बात यह है कि ये एरिया X है, ये एरिया Y है, ये एरिया Z है, तो ये एरिया भी Y ही होना है। बताया, अगर ये दो पैरेलल लाइनें हैं तो पैरेलल लाइन के साथ वालों का एरिया अलग अलग होगा, लेकिन नॉन पैरेलल लाइन के साथ वाले ट्रायंगल का एरिया हमेशा बराबर होगा। तो मेरे बच्चों नियम ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट बराबर होता है, यानी x इंटू जेड का जितना एरिया होगा ना, मतलब x इंटू जेड दोनों एरिया ही है, ये बराबर होगा y इंटू वाई के। मोटी बात समझा दूं तो आप ये समझना कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट एरिया के आपस में बराबर होता है, और चूंकि y और y बराबर है तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये आएगा x इंटू जेड, x इंटू जेड। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा करेक्ट आंसर होगा, y इक्वल टू होगा रूट के अंदर x इंटू जेड। यहां तक किसी भाई को कोई दिक्कत हो मेरे भाई तो मुझे समझाओ, मैं आगे आपकी बात को दोहराता हूं। किसी भाई नु कोई दिक्कत है, कोई लोड है कहता है तो दसो यार मैनू। बस यही कॉन्सेप्ट यहां समझाने की कोशिश की गई और कुछ भी नहीं है, इतनी ही बात आपने समझनी। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं, आइए। ए बी और डी सी पैरेलल है, ए सी और डी बी एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। यदि डी ओ सी का एरिया 9 है, ए ओ बी का एरिया 25 है, तो मुझसे सवाल पूछ रहा समलंब एबीसीडी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। कहता पूरी का एरिया बताइए। तो मेरे बच्चे इसका एरिया मान लो x, तो इसका x है तो इसका भी x होगा, और आप जानते हैं कि x की वैल्यू होगी 9 गुना 25 का वर्गमूल, तो भैया ये आएगा 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, तो ये उत्तर दे देगा आपको 5 3 15। ये एरिया आएगा मेरे प्यारे बच्चों 15, और ये वाला एरिया भी आएगा 15। मेरा टोटल होता तो 15 15 30, 30 और 15 45, 45 और 10 55, 55 और 9 हो गया 64, तो पूरी ट्रेपीजियम का एरिया आएगा मेरे बच्चे 64। एक भाई कह रहा है सर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराना। मेरे बच्चे खूब बढ़ के क्वेश्चन हो रहे हैं, किसी भी टाइम में मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कमी नहीं की है, अपने मन से खूब बेहतर से बेहतर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कराएं, करिए जी। आप सब इस बात पे विश्वास मानिए कि मेरा ये शौक तो है ही है, मेरी साथ के साथ ये रोजी रोटी भी है, क्योंकि मुझे दूसरा काम सच में नहीं आता। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा अच्छा, आपका दिल खुश होगा, एग्जाम में जब आप बैठेंगे तब, तभी तो आप मेरे नाम को आगे प्रमोट करेंगे। तो भाई इसलिए मैं हर चीज को ईमानदारी से कर रहा हूं। कहता है ए बी 4 टाइम्स ऑफ सी डी है, यानी सी डी की लेंथ 1 है तो ए बी की लेंथ है 4। आपने कहा ओके रिपोर्ट है।
कहता है विकर्ण एक दूसरे को बिंदु ओ पर काटते हैं। मान लीजिए बात, त्रिभुज डीसीबी एबीओ के क्षेत्रफल का अनुपात, तेरी के डीसीबी और एबीओ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करो। अब जरा ध्यान देना, आपको पता है कि नहीं ये बताओ, ये दोनों पैरेलल लाइन है। हाँ जी, तो दो पैरेलल लाइन के बीच में दोनों ट्रायंगल जो बनते हैं वो सिमिलर होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ये जेड बनता दिखाई दिया आपको, बिल्कुल बन रहा है जी, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ऐसे मेरे बच्चों ये वाला भी जेड बनता दिखाई दे जाएगा आपको, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है। तो मेरे प्यारे बच्चों दोनों ही ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर हो जाएंगे, और दोनों ही त्रिभुज अगर समरूप होंगे तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी भुजाओं की लंबाई के वर्ग के अनुपात में होता है। तो एक का वर्ग 1 और 4 का वर्ग 16, यानी इसका एरिया 1 होगा तो इसका एरिया 16 होगा। बिल्कुल ठीक है। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये वाला एरिया बताओ कितना होगा। तो आप कहेंगे x की वैल्यू रूट में 1 गुना 16 होगा, यानी ये एरिया आएगा 4, और ये एरिया 4 आया बाबू, तो ये वाला एरिया भी 4 है ही होगा। आपने कहा ठीक है। अब हमसे पूछा रहा नहीं डीसीबी, ये वाला एरिया बताओ, तो डीसीबी का एरिया है 5, और एबीओ, ए बी ओ का एरिया बताओ, तो एबीओ का एरिया है 16। तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 5:16, 5:16 मेरे बच्चे। कहता जी डायगोनल है दो, कहता है जी ए बी डी सी के पैरेलल और ए बी सी डी की डबल है, यानी ये माफ करना मेरे बच्चे, ये 1 है लेंथ तो ये 2 होगी, तो ये एरिया 1 होगा तो ये 2 का वर्ग 4 होगा, क्योंकि दो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। अब कह रहा है कि ए ओ बी और सी ओ डी, सिंपल है यार, 4:1 होगा, इसमें तो सोचना ही नहीं है कुछ भी। देखिए मेरे बच्चे, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। कहता है ए बी ट्वाइस ऑफ सी डी है, यानी ये लेंथ 1 है तो ये 2 है, तो एरिया ये 1 होगा तो ये मेरे बच्चे कितना होगा, 2 का वर्ग 4। आपने कहा ठीक है, ये कोई पॉइंट है, ओ बहुत बढ़िया। ये भी एरिया एक्स है तो ये भी एक्स होगा। आप जानते हैं कि एक्स के बराबर क्या होगा, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1 गुना 4 का वर्गमूल 2। यानी मोटी बात ध्यान ये रखिए कि इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट हमेशा ये एरिया आएगा, तो ये एरिया होगा 2 और ये वाला एरिया भी 2 ही आएगा। अब हमको कह रहा है कि ए ओ बी का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल है 84, तो सी ओ डी का बताओ। तेरी, तो ये 4 यूनिट दे रखा है 84 का, तो 1 यूनिट की वैल्यू 21, तो भैया 1 यूनिट की वैल्यू आएगा 21 वर्ग सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर माय डियर स्टूडेंट। अब आते हैं मेरे बच्चे आइसोसेलिस ट्रेपीजियम, इसे हम हिंदी में कहते हैं समद्विबाहु, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, यानी ऐसी ट्रेपीजियम जिसकी जो दो नॉन पैरेलल साइडें हैं, जो नॉन पैरेलल साइड है, देखिए ये दोनों तो पैरेलल है, ये तो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की होगी तभी ट्रेपीजियम बनेगी, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइडें हैं वो मेरे प्यारे बच्चों आपस में बराबर अगर हो जाती हैं तो इसे हम कहते हैं आइसोसेलिस ट्रेपीजियम, यानी ये ए बी सी डी। अब मेरे बच्चे ए बी जो होगा वो पैरेलल होगा सी डी के, ये तो तय है, लेकिन साथ ही साथ ए डी जो होगा वो बराबर होगा बी सी के, ये भी तय। यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हों और इक्वल भी हों, मतलब अपोजिट साइड में एक जोड़ा तो पैरेलल होगा और एक जोड़ा इक्वल होगा, तो इसे मेरे प्यारे बच्चों हम कहते हैं आइसोसेलिस ट्रेपीजियम, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। हाँ जी, इसी के बारे में अब आगे बता रहे हैं क्या क्या खास विशेषता होती है, ध्यान देना। अगर कोई आइसोसेलिस ट्रेपीजियम होगी तो पहली चीज तो नॉन पैरेलल साइडें इक्वल होंगी, बिल्कुल, और अगर ये दोनों ही साइडें इक्वल हैं, दोनों ही साइडें इक्वल लेंथ की हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मजे की बात यह है कि इनके सामने का कोण भी बराबर होगा, यानी ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, ऐसे ये कोण और ये कोण भी बराबर होगा, इसको भी ध्यान देना। अगला पॉइंट, डायगोनल जो है वो बराबर होंगे, क्योंकि ये पैरेलल है और ये दोनों साइडें इक्वल हैं, तो डायगोनल की लेंथ हमेशा बराबर होगी, यानी जितनी लेंथ एसी की होगी उतनी ही लेंथ बीडी की होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 90 पे काटेंगे, नहीं ना, ये बाइसेक्ट करेंगे। अगला पॉइंट ये कि भैया अगर ये ट्रेपीजियम है और ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो इन दोनों कोणों में 180 का रिलेशन होता है, इसमें तो किसी भाई को दिक्कत होगा नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं होगा भाई, इन दोनों में देखो ये कौन 100 डिग्री है तो ये भी 100 ही डिग्री होगा। आपने कहा बिल्कुल ठीक है। अब ये दोनों लाइनें तो पैरेलल है, कौन सी, ये वाली और ये वाली, ये
ट्रांसवर्सल लाइन काट रही थी, ये 100 है तो ये कितना होगा, इन दोनों का जोड़ 180 होना है, तो ये वाला होगा 80 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या है, ये 80 डिग्री हुआ और ये 80 है तो ये भी 80 होना है आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में। तो एक खास विशेष मजे की बात ये कि अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होना है। अपोजिट एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, किसमें, आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में। और अगर किसी आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में आमने सामने के कोनों का योग 180 है तो आपने पढ़ा होगा कि एक क्वाड्रिलेटरल पढ़ी थी हमने सर्कल में जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो वो उसको हम कहते थे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आइसोसेलिस ट्रेपीजियम जो है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बन जाता है। एरिया का फंडा सेम ही है भाई, दोनों पैरेलल लाइन का जोड़ इंटू में हाइट इंटू में 1/2। ये सबसे जरूरी चीज है कि इसके डायगोनल की लेंथ निकालना। आपको पता है कि हमने फंडा सीखा था क्या, कि भैया डायगोनल AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू होता था नॉन पैरेलल लाइन का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब दोनों यहाँ सेम है, प्लस में ट्वाइस ऑफ AC इंटू BD या DC, AB इंटू DC। आप कहें बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। तो कुल मिला के फार्मूला ये बना मेरे बच्चे कि दोनों ही डायगोनल की लेंथ आपस में बराबर होनी है, क्योंकि अगर आइसोसेलिस ट्रेपीजियम है तो जितनी लेंथ AC की होगी उतनी लेंथ BD की होगी। तो कुल मिला के रिजल्ट ये बनेगा कि AC स्क्वायर यानी डायगोनल का स्क्वायर इक्वल टू नॉन पैरेलल लाइन का स्क्वायर प्लस में दोनों पैरेलल लाइन के स्क्वायर का ना पैरेलल लाइन का प्रोडक्ट। ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों फार्मूला क्या, AC स्क्वायर प्लस ना AC स्क्वायर इक्वल टू दोनों नॉन पैरेलल लाइन का यानी एक्स स्क्वायर प्लस AB इंटू CD, दो सब पूरे में से कॉमन आ जाएगा। अब मेरे बच्चे हम इस पे सवाल लेते हैं। आइसोसेलिस ट्रेपीजियम पे एक और कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं जो बहुत जरूरी है समझना, क्या कि हमें ये बात पता है कि ये दोनों लाइनें आपस में इक्वल होनी है आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में। आपने कहा बिल्कुल, अगर ये दोनों ही लाइनें इक्वल होनी है मेरे बच्चे, तो एक बात बताना, जब हम यहाँ से अल्टीट्यूड डालेंगे तो दोनों ही केसेज में अल्टीट्यूड इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा जी, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है और दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह इक्वल होगी। आपने कहा ये बात भी ठीक है। अगर ऐसा है तो ध्यान देना, ये साइड इस वाली साइड के बराबर दे ही रखिए, ये ऑलरेडी बराबर हमने खींची है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अगर दो साइडें बराबर होगी और राइट एंगल है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी का फंडा है, तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगी। और कॉन्ग्रुएंट हो गई तो एक बात को ध्यान से समझना कि अगर हम इस वाली ट्रायंगल को यहां से हटा के हम यहां पे ले आए, इस ट्रायंगल को यहां लगा दें, यहां पे अगर हम इस ट्रायंगल को सेट कर दें तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि हमने इस ट्रायंगल को यहां से हटा दिया, यहां लगा दिया, तो ये मेरे प्यारे बच्चों एक रेक्टेंगल बन जाता है उस केस में। आइसोसेलिस ट्रेपीजियम के केस में ये क्या बन जाता है, फिर एक रेक्टेंगल बन जाता है पूरा। हमने क्या किया है, इस वाली ट्रायंगल को यहां से उठाया, यहां लगा दिया, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा, है ना। अब हम चर्चा करते हैं सवालों के थ्रू स्टार्ट करने। आइए मेरे बच्चे बताइए। सवाल में कह रहा है एटलीस्ट टू पेयर ऑफ कंजुगेटिव एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इन, कहता है कौन सी ऐसी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें दो क्रमागत कोणों के कम से कम दो जोड़े बराबर होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ये केवल और केवल आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में ही खासियत है, क्योंकि जब आइसोसेलिस ट्रेपीजियम आप लेंगे तो ये दोनों साइडें इक्वल होंगी, और ये दोनों साइडें इक्वल होंगी तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो ये खासियत मेरे प्यारे बच्चों किसमें, केवल आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में। द डायगोनल आर कॉन्ग्रुएंट इन, कहता है डायगोनल कॉन्ग्रुएंट कहाँ होंगे, कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये बराबर है कि किस चतुर्भुज में जो विकर्णों की लंबाई है वो बराबर होगी। तो आपका जवाब होना चाहिए सर आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में ही डायगोनल की लेंथ इक्वल होगी। कहता है एक आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में कौन सी बात होगी, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, कहता है एक जोड़ा कोई भी बराबर होगा, बिल्कुल ठीक चीज है। डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, गलत बात है। अगर वो ट्रायंगल ना, अगर वो आइसोसेलिस ट्रेपीजियम है तो मेरे बच्चे डायगोनल इक्वल होंगे। अपोजिट एंगल आर इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ये गलत है, नहीं। आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। डायगोनल्स फॉर्म टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, डायगोनल जो है वो दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाएगा, ये बात भी गलत है, क्योंकि अगर मैं बना भी दूं यहां तो आप खुद ही सोचिए, अगर ये डायगोनल खींच देंगे तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट दिख रही है आपको, तो आपका जवाब होगा नहीं। तो केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए आपका यहां पे सेटिस्फाई करेगा। बताइए जी। कहता है इन एन आइसोसेलिस ट्रेपीजियम, एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज में डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल ठीक है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, गलत बात है भाई, ये साइडें तो पैरेलल होंगी लेकिन ये थोड़ी पैरेलल होंगी। डायगोनल्स आर बाइसेक्टर टू ईच अदर, नहीं, आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में बाइसेक्ट नहीं करेंगे। डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल, ये भी नहीं, ये भी चीज गलत है।
बताइए, कहता है ए बी सी डी इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है, ए डी और बी सी दोनों बराबर है, ये दोनों लेंथ बराबर है, तो आइसोसेलेस ट्रेपीजियम हो गई। ए की वैल्यू 50 डिग्री है, तो मेरे बच्चे ये वाला कोण भी 50 का ही होगा। और आप जानते हैं अपोजिट एंगल का सम 180, मतलब इनका जोड़ 180 होना, ये 50 है तो ये कितना होगा 130 डिग्री होगा, ये 50 है तो ये भी कितना आएगा 130 डिग्री। और यही हमसे सवाल में पूछा हुआ था कि बी सी डी का मान ज्ञात करिए, क्या होगा। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं, बताइए जी। कहता है ए बी सी डी एक समद्विबाहु समलम है जिसमें ए डी बी सी के पैरेलल है, ए डी बी सी के पैरेलल है, और ए बी और सी डी बराबर साइड है। ए बी की लेंथ है 5, ए डी की लेंथ है 8, बी सी की लेंथ है 14। तो समलम का क्षेत्रफल ज्ञात करिए क्या होगा। अब मेरे बच्चे आप ये तो जानते हैं कि ये 5 है तो ये वाली साइड भी कितनी होगी 5। एरिया का फंडा वही है जो नॉर्मल ट्रेपीजियम का है, तो क्या करना पड़ेगा भैया, ये 5 है तो यहाँ से एक 5 के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे। ये 8 है तो ये लेंथ भी 8 होगी, ये पूरी 14 है, ये 8 है तो ये लेंथ कितनी आ गई मेरे बच्चे 6। अब आपके पास ये ट्रायंगल बन गई जिसकी साइड है 5 5 6, आपको निकालनी हाइट। तो समझिए ये कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड है 5 5 6। अब मुझे इसमें हाइट निकालनी है, दो तरीके। पहला तरीका, मैं हीरो फार्मूले से पहले इसका एरिया निकाल लूँ, एस निकालो फिर एस माइनस ए उस तरीके से, और फिर मैं यहां से एक एल्टीट्यूड डाल दूं, और फिर हम मेरे पेरे बच्चे से सोल्व करें। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपको ज्योमेट्री की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी याद हो तो आप ये बात जानते हैं कि अगर दो साइडें किसी ट्रायंगल की आपस में बराबर होंगी तो जो कॉमन वर्टेक्स है उससे एल्टीट्यूड डालेंगे तो वो दो बराबर भागों में बांटेगा। तो ये 6 है तो ये लेंथ कितनी आएगी 3, ये भी 3। अब ये 3 है ये 5 है तो मेरे बच्चे ट्रिपलेट के थ्रू हम ये निकाल देंगे, ये लेंथ कितनी आएगी 4, बिल्कुल ठीक है। ये 3 है ये 5 तो लेंथ कितनी आएगी 4। अब ट्रेपीजियम के एरिया फाइंड आउट करना है ना, इसका हाइट निकल के आ गई, आपको हाइट ही चाहिए थी। अगर आपके पास हाइट निकल के आ गई है 4 है तो एरिया होगा हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन 14 + 8 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ बोथ पैरेलल ना, प्रोडक्ट ऑफ हाइट। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 44। आंसर होगा मेरे बच्चे कितना 44। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए। देखिए यार सवाल में कह रहा है एबीसीडी एक समलम चतुर्भुज चतुर्भुज है जिसमें ए बी और सी डी पैरेलल ना, ए बी और सी डी क्या है मेरे बच्चे बराबर साइड है, और ए डी और बी सी दोनों साइडें आपस में पैरेलल है। ए डी 10 सेंटीमीटर है, बी सी 18 सेंटीमीटर है। यदि ए बी सी डी का क्षेत्रफल 70 वर्ग सेंटीमीटर है, ए बी सी डी का क्षेत्रफल 70 वर्ग सेंटीमीटर है, तो सी डी की लंबाई याद करिए क्या होगी। आइए यार बहुत प्यार से बता सकता हूँ कैसे, कि मेरे बच्चों एरिया जो होता है ट्रेपीजियम का होता है हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, तो 18 × 10 28 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पैरेलल लाइन, एंड द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज 70 माय डियर स्टूडेंट। अब 2 से काटेंगे 14 आया, 14 से काटेंगे 5 आया, तो हाइट आएगी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरी 5 है। अगर हाइट मेरी 5 सेंटीमीटर है, अगर मेरे भाई मेरी हाइट 5 सेंटीमीटर है, अगर हाइट मेरी 5 सेंटीमीटर है मेरे बच्चों, हाइट मेरी 5 सेंटीमीटर है, तो कहता है सी डी की लेंथ ज्ञात करिए। अब मुझे एक बात बताना, अगर आप ये बात समझ गए हैं तो, कि मेरे बच्चों अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये वाली लेंथ भी तो 5 ही सेंटीमीटर होनी, कुछ अलग थोड़ी होगी। बिल्कुल ठीक है, ये 10 है लेंथ, तो ये लेंथ भी तो 10 ही होगी। और मेरे बच्चे मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से समझाई थी, आपको ध्यान होगी तो, कि आइसोसेलिस ट्रेपीजियम जो होती है, कि भैया पहले मैं इसे बेसिक से बताता हूँ, ये 10 है ये 10 हुई 18, तो ये कितनी होगी 4, ये भी कितनी होगी मेरे भाई 4, ये 4 है ये 5 है, तो ये लेंथ निकाल देंगे सर, बिल्कुल निकल जाएगी सर। ये हो जाएगी 5 का 25, 4 का 16, 25 और 16 41 √41। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर आ जाएगा। सवाल में कह रहा है मेरे बच्चे एक समद्विबाहु चतुर्भुज एबीसीडी में एबीसीडी के पैरेलल है, एबीसीडी के पैरेलल, ए बी 23 सेंटीमीटर है, ए बी 23 सेंटीमीटर है, सी डी की लेंथ 8 सेंटीमीटर है।
BC और AD दोनों 12.5 है, ये भी 12.5 है मेरे प्यारे बच्चों और ये भी 12.5 सेंटीमीटर है। अब हमसे सवाल में ये पूछ रहा है कि भैया इसका एरिया निकाल के बताइए क्या होगा मेरे बच्चे, इसका एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। आप कहेंगे देखो सर, अगर ये आइसोसेलिस ट्रेपीजियम हो गई क्योंकि दोनों साइडें बराबर हैं, तो एक बेसिक तरीका हाइट निकालने का यहाँ से ये भी आ जाएगा कि सर ये दोनों ट्रायंगल कोंग्रुएंट होनी है। ये 8 है तो ये भी 8 होगी, और ये 8 है तो ये पूरी 23 है, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कितना बचा 15, 15 को 2 हिस्सों में बांटेंगे तो ये वाली लेंथ आएगी 7.5। यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों हम हाइट निकाल देंगे। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। हाइट अगर हम निकालते हैं तो भैया 12.5 7.5, अगर सबसे बड़ी भुजा 12.5 है और छोटी भुजा 7.5 है तो कौन सा ट्रिपलेट लग रहा है, देखो 25 3 75, 25 5 125, 3:5, तो ये वाला होगा 4, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, 25 चौक 100, तो ये आएगा 10। इसका मतलब मेरे बच्चे ये जो हाइट निकल के आएगी ट्रिपलेट से सोल्व करोगे 10 आएगी। मुझे एरिया निकालना है तो हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, तो एक पैरेलल लाइन 23 है तो दूसरी है 8, और गुना में साइड की लेंथ है 10, 23 और 8 31 बटे 2 गुना 10, 2 5 10, 5 एकम 5, 5 3 15, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 155। देखिए मेरे भाई, कह रहा है एक समलंब चतुर्भुज ABCD है, कहते हैं एक समलंब चतुर्भुज ABCD है जिसमें ABCD के पैरेलल है बाबू, बहुत बढ़िया, और BC AD के इक्वल है, AC की लेंथ 20 है, बहुत बढ़िया, AC डायगोनल, ABCD में AB और CD पैरेलल है, ठीक है, BC और AD बराबर हैं, AC की लेंथ है मेरे बच्चे 20, ये लेंथ है 20, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। कहता है इसकी जो हाइट है मेरे प्यारे बच्चों, हाइट है 12 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर। अब जरा दिमाग दौड़ाना, अगर मेरे बच्चे हाइट 12 सेंटीमीटर है तो ट्रिपलेट आपको पता होगा सर क्या ट्रिपलेट होता है, 12 16 20 ट्रिपलेट होता है, तो ये 12 है, ये 20 है, तो लेंथ क्या आएगी 16 आएगी, बिल्कुल आएगी सर, हमने इस बात को स्वीकार कर लिया। अब मेरे भाई मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो ट्रायंगल आपकी यहां बन रही है, कोई दूसरा कलर ले लेता हूं, ये वाली जो ट्रायंगल है, ये वाली जो ट्रायंगल है, अगर इस ट्रायंगल को मेरे बच्चे मैं यहां से पिक करके यहां लगा दूं, यहां पिक करके लगा दें, कैसे लगेगी ये, मतलब घूमेगी नहीं मेरे से, समझो ये यहां लगेगी, ऐसे करके बना ही देता हूं मैं, यहां इस वाली को यहां से हटा के अगर मैं यहां लगा दूं, तो आपको बताया कि भाई आइसोसेलिस ट्रेपीजियम में ये रेक्टेंगल बन जाती है, यानी इस ट्रायंगल को मैंने यहां से उठा के यहां लगा दिया, कोई दिक्कत है नहीं, वही ट्रायंगल मेरे प्यारे बच्चों मैंने उठा के यहां लगा, आपने कहा जी ओके। अगर लगा दिए बेटा तो अब जरा ध्यान देना, ये एक रेक्टेंगल बन जाएगी जिसकी ये वाली साइड की लेंथ 16 है, ये वाली चौड़ाई है 12, ये है 16 और ये चौड़ाई है 12, तो आप एरिया निकाल देंगे सर, बिल्कुल निकल जाएगा। कैसे, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 16 गुना 12, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 192 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा था एरिया ऑफ एन आइसोसेलिस ट्रेपीजियम इज दिस एंड हाइट इज 2/11 ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड्स। कहता है दोनों पैरेलल साइड्स का सम अगर 11 यूनिट है तो हाइट 11x है, दोनों पैरेलल लाइन का सम, तो कह रहा है हाइट होगी 2 यूनिट, तो भैया एरिया होता है हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, वो हो गया 11x, तो हाइट होगी मेरे बच्चे कितनी 2x। ऐसा मैं नहीं, सवाल कहने लग रहा है, ऐसा सवाल कह रहा है। अब कह रहा है कि भैया हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन इंटू हाइट, और कह रहा है जी ये एरिया जो है ये 176 है। ओके रिपोर्ट है साहब, 2 से 2 गया, 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 6 66, तो ये एक्स स्क्र बराबर 16, तो x की जो वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों ये आई +-4। आप जानते हैं माइनस में वैल्यू रहेगी नहीं क्योंकि लेंथ है, तो प्लस में ही रहेगी। अब मुझसे सवाल में ये कह रहा है कि यदि समानांतर भुजाओं का अनुपात 4:7 है, भाई ये लेंथ 4 है और ये लेंथ 7 है, इस अनुपात में है, तो मेरे बच्चे सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि भाई समानांतर भुजाओं का जोड़ हमने माना कितना था, तो सर हमने समानांतर भुजाओं का जोड़ माना था 11x, और x की वैल्यू है 4, तो समानांतर भुजाओं का जोड़ है 44, और 44 में मेरे प्यारे बच्चों हमको बांटना है किस अनुपात में, 4:7 में, तो 4:7 में बांटेंगे, तो 4 और 7 11, 11 चौक 44, तो 4 चौक 16 और 4 7 28, तो ये लेंथ मेरे प्यारे बच्चों 28 है और ये वाली लेंथ मेरे बच्चों 16 है।
अब उसने हमसे क्या पूछा, उस पर बात करते हैं। तो कहता है विकर्ण की लंबाई ज्ञात करिए, क्या होगी, डायगोनल की लेंथ निकाल के बताइए क्या होगी। तो देखो भाई, डायगोनल की लेंथ निकालते हैं, इसको मिटा दूं एक बार। तो इसका मतलब ये लेंथ 16 है मेरे प्यारे बच्चों, और ये लेंथ है 28। पहले इतनी बात समझो, फिर डायगोनल पे चलेंगे। आपने कहा सर देखो अब एक बात, अब आपको डायगोनल निकालना है। हाइट भी अपने पास आ गई 2x है, बिल्कुल आ गई सर 2x है। सर भाई चीज बताना, और थोड़ा सा सोच समझ के बताना कि हाइट अगर 2x थी ना, और x की वैल्यू 4, तो हाइट आ गई 8। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, हाइट आपकी आ गई 8। मेरे प्यारे बच्चों ये लेंथ है कितनी, 16। आपने कहा ठीक है, तो यहां से अगर मैं इधर भी अल्टीट्यूड खींचूंगा तो ये लेंथ भी कितनी निकल के आएगी, 16, मतलब 8 ही आएगी, बिल्कुल ठीक है। ये 16 है तो ये लेंथ आएगी 16। तो ये 28 है, 28 में से 16 घटाएंगे, बचा कितना, 12। तो 12 में 6 लेंथ ये वाली होगी मेरे बच्चे, और 6 ही लेंथ ये वाली होगी। आपने कहा ठीक है। तो मैं एग्जैक्टली आपको समझाना ही चाह रहा हूं कि यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 16 और 6 22 होगी। ये जो लेंथ है ना, ये 16 और 6 हमारी 22 हो जाएगी, ये लेंथ 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये बताइए, ये डायगोनल है। आपने कहा जी बिल्कुल। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी बनी, बिल्कुल। तो भैया डायगोनल का स्क्वायर क्या होगा, 8 का वर्ग 64, और 22 का वर्ग 484। जोड़ेंगे मेरे भाई, तो 4 और 4 8, 8 से 14 और 1 15, नहीं 4 4 8, 8 से 14, और 4 और 1 5, 548। अब 548 को देखिए तो भैया 4 से जाएगा 4, 4 एकम 4, 4 दिए 12, 4 7 28, 4 गुना 137, 4 का वर्ग मूला 2। तो आंसर है 2 रूट इंटू 137, 2 रूट 137 मेरा राइट आंसर है। पक्का। आइए नेक्स्ट में। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है कि जो समद्विबाहु समलंब है उसका आधार का कोण 45 डिग्री, मान लीजिए बात। कह रहा है जो छोटी पैरेलल लाइन है और जो दो बराबर भुजाएं प्रत्येक 10-10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, और ये भी 10। तो ये दोनों बराबर भुजाएं और ये हमारी छोटी पैरेलल लाइन। कह रहा 10-10, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आप कहेंगे बड़ा आसान है सर निकालना, कैसे। अगर हम यहां से अल्टीट्यूड खींच दें बेटा, तो ये तय है कि 45 डिग्री जो होता है वो रेशियो बनाता है क्या, 1 1 √2। तो √2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को। अगर √2 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 10/√2 होगी। हर का परिमेयकरण करेंगे मेरे बच्चे, तो ये बन जाएगा 2, 2 से काटेंगे तो आएगा 5√2। तो ये वाली लेंथ होगी मेरे प्यारे बच्चों 5√2। ऐसे ही मेरे भाई ये लेंथ है 5√2, ये लेंथ कितनी है जी 10। क्लियर है। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना कौन सा मुश्किल काम है यार। जब हम ये चीज निकाल गए तो एरिया आसानी से निकाल देंगे। कैसे, देखो ध्यान से, हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन। आपने कहा बिल्कुल। तो पैरेलल लाइन कौन कौन सी होगी, ये हो रही है। तो जोड़ेंगे तो 10 और 10 20, 20 5√2 और 5√2, तो ये आएगा 20 जमा 10√2। इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या थी, 5√2, तो हाइट आ गई 5√2। अब कैलकुलेशन करेंगे मेरे भाई। तो देखो यार करना क्या है, आंसर की शेप में दे रखा है उसने, गुना ही कर रखा है, ठीक है। तो करो क्या भाई, देखो 2 से इधर ले जाएंगे ये 10 बचा, 2 से इधर लेके जाएंगे ये बचेगा 5। अब 5√2 को 10 से गुना करेंगे तो ये आएगा 50√2। और मेरे भाई 5√2 को 5√2 से करोगे 25 दूनी आएगा 50। तो ये मेरा आंसर होगा 50√2 जमा 50 के सेंटीमीटर। ये इस आइसोसेलिस ट्रेपीजियम का एरिया होगा। अच्छा एक बार कमेंट करके बताइए, जो ये बताइए कितने वैसे बच्चे हैं जिनको समझ आ गए, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको वो सवाल समझ नहीं आए पीछे। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। जहां मैंने अंडरलाइन किया इस पर विशेष ध्यान देना, बहुत अच्छे से फोकस करना। बाकी सवाल करिए और कमेंट करिए कितने बच्चों को समझ में आ गया, कितनों को नहीं आया। आइए मेरे भाई, देखिए ध्यान से। आपने ये सवाल पढ़ लिया होगा,
मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल में आपने एक चीज गौर की होगी और वो ये कि सवाल की जो फिगर है वो अटपटी बना रखी है। पेपर का क्वेश्चन है और साथ में ये लिखा था इन द फॉलोइंग फिगर दैट इज नॉट टू अप टू स्केल, यानी ये सही नहीं बनाई हुई है। पहले से ये चीज बोलने लग रहा है कि भाई ये फिगर जो है ये स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब सही नहीं बनाई हुई है। जब भी अगर वो सवाल में ऐसा कह देना कि भाई ये फिगर सही नहीं बनी हुई है, इसका मतलब आप खुल के जो आपका मन करता है ना फिगर को चेंज कर लीजिए, क्योंकि उसने एक फिगर बना के आपको दी। मेरी बात समझ रहे हैं? उस फिगर में उसने आपको ये नहीं मतलब ये स्पष्ट कह दिया कि भाई ये फिगर अप टू स्केल नहीं है, मतलब आप कैसा भी अंकित भाई सवाल को चेंज कर सकते हैं। अब कह रहा है कि डी ए बी यानी ये वाला कोण और सी बी ए ये वाला कोण, कह रहा है जी दोनों कोणों का जो जोड़ है वो 90 डिग्री है। बिल्कुल ठीक है। बीसी और एडी बराबर है, बीसी और एडी दोनों साइडें बराबर है, ये बात भी सही है। ए बी की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ये बात भी जेन्युइन है, करेक्ट है। ए बी की लेंथ 20 सेंटीमीटर है। सी डी की लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ये बात भी सही है। तो सवाल में कह रहा है कि भाई इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल के बताइए क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करें, आइए मैं पहले इसे समझाता हूँ स्मार्ट अप्रोच से, फिर आपको समझाऊंगा इस सवाल को मैं डिटेल। अगर कुछ नहीं आ रहा होता तो कैसे करते, देखिए हमने यहां लिया, ऐसे हमने यहां लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात समझना, ये उसने खुद ही कहा कि भाई ये फिगर एज पर रूल नहीं है, और सवाल ने ये बात भी खुद ही कही कि भैया बीसी की जो लेंथ है वो एडी की लेंथ के बराबर है। तो इसका मतलब मैं इस फिगर को कैसे भी चेंज कर सकता हूं, और अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो मैं क्या करता हूं, इसे आइसोसेलिस ट्रेपीजियम बना लेता हूं। कोई दिक्कत है इसमें? मैं इसे मेरे प्यारे बच्चों आइसोसेलिस ट्रेपीजियम बना दूं तो कोई दिक्कत है क्या? आपने सर दिक्कत तो नहीं है ऐसी। तो भाई उसने खुद ही जब एक बात कह दी कि भैया ये जो फिगर है ये आपकी एज पर स्केल नहीं है, तो जब स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है तो हम स्केल के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं फिगर को। तो हमने ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस वाली लाइन की लेंथ को हटा दे रहा हूं यहां से, इस वाली लेंथ को हटा दे रहे हैं यहां से। इस वाली लेंथ को मैं हटा दे रहा हूं भाई। अब मुझे एक बात कहना, ए बी सी डी, सवाल ने कहा था कि भाई सी डी ना बी सी और ए डी दोनों बराबर है, बिल्कुल है जी। ए बी की लेंथ 20 है, बिल्कुल ठीक है। सी डी की लेंथ 10 है, बिल्कुल ठीक है। साथ में ये भी कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि भैया ये जो कोण है, ये वाला कोण सी बी ए और डी ए बी, दोनों ही कोणों का जोड़ 90 डिग्री, दोनों ही कोणों का जोड़ मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 90 डिग्री। ये बात भी सवाल ने मुझे यहां पे ये बात कही। पहले एक बार इतनी बात को समझो कि क्या हम इसे कन्वर्ट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। आप इस बात के लिए मेंटली तैयार हैं भी कि नहीं है, उसके बाद की कहानी आगे बढ़ी जाए। तो आप कहेंगे सर तैयार है, हम दोनों को 90-90 मतलब दोनों का जोड़ 90, तो जब मानना ही हमें है तो मैं मान लेता हूं 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। आप कहें सर कैसे मान ले रहे हैं? इसलिए मान ले रहे हैं सर, हमने जो बना दी ना सर, वो बना दी आइसोसेलिस ट्रेपीजियम, और अगर हमने आइसोसेलिस ट्रेपीजियम बना दी तो इसकी खास बात यह कि दोनों साइडें बराबर होनी चाहिए। मजे की बात यह कि दोनों भुजाएं बराबर पहले से दे रखी हैं। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर दे रखी है तो मैंने इसे आइसोसेलिस ट्रेपीजियम मान लिया, और आइसोसेलिस ट्रेपीजियम है तो इन दोनों ही कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इन दोनों का जोड़ अगर 90 है तो 90 को दो बराबर हिस्सों में बांटोगे तो 45 डिग्री आएगा, ये भी बाबू 45 डिग्री आएगा। आपने कहा हाँ थोड़ी थोड़ी बात पल्ले पड़ रही है, और अगर भैया थोड़ी थोड़ी बात पल्ले पड़ रही है तो आप ये बात समझते होंगे कि यहां से जब एल्टीट्यूड डालेंगे तो भैया 45 डिग्री क्या बनाएगा, ये साइड एक, ये साइड भी एक, ऐसे यहां से भी एल्टीट्यूड डालोगे तो सेम वही कहानी, एक एक। अब बाबू एक बात बताइए, ये साइड 10 है तो ये साइड की लेंथ भी क्या हो जाएगी, 10, बिल्कुल ठीक है। ये पूरी कितनी है, 20, तो 20 में से ये 10 हट गई तो बची कितनी, 10, 10 को दो टुकड़ों में बांटेंगे तो ये 5 होगी, और ये भी मेरे प्यारे बच्चों 5। अब एक यूनिट 5 है तो ये लेंथ भी तो एक यूनिट 5 ही होगी। आपने कहा ठीक है। अब यार एरिया निकालने में क्या दिक्कत है, हाफ इंटू सम ऑफ बोथ पैरेलल लाइन, तो एक 20 है और दूसरी वाली पैरेलल लाइन की लेंथ है 10, इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मेरे प्यारे बच्चों 5। तो ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर है, ये मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर होगा, ये मेरे भैया मेरा सवाल का सही उत्तर होगा। यानी 20 और 10 30, 30 5 150 का था 75। अब एक बार धड़ल्ले से कमेंट करके बताइए कि इस कहानी को आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, और जो भाई नहीं समझ पाए खुल के बताइए। देखिए हमें स्मार्ट अप्रोच पकड़नी पड़ेगी। स्मार्ट अप्रोच का तरीका यही है कि कुछ कुछ चीजें जो उसने बोल दी तो उसके अकॉर्डिंग हमें हल्की सी घुमानी पड़ेगी। डन भाई। ये सवाल मेरे प्यारे बच्चों हूबहू मैंने नया तैयार किया, ये आपने घर से कर लेना, सेम ही सवाल है, ठीक है जी। अब आते हैं आगे, कंपैरिजन ऑफ ऑल दी क्वाड्रिलेटरल।
क्योंकि यहाँ कंपैरिजन को समझना बहुत अच्छा है। देखिए यार, ये क्विक रिवीजन है एक किस्म का चारों क्वाड्रिलेटरल का। देखिए मेरे बच्चे, रोम्बस और स्क्वायर इन दोनों की सारी साइडें आपस में बराबर होती हैं। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आप कहेंगे हाँ सर ये बात पता है। अगली चीज, मैं बस आपका टेस्ट ले रहा हूं यहां पे। भाई पहला पॉइंट मैंने रखा अपोजिट साइड इक्वल होगी, हाँ जी सर चारों में अपोजिट साइड से इक्वल होंगी। क्या अपोजिट साइडें पैरेलल होंगी? हाँ जी चारों में अपोजिट साइडें पैरेलल भी होंगी। क्या अपोजिट एंगल इक्वल होंगे? बिल्कुल इक्वल होंगे, यानी ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे चारों में। अब यहां से चेंज, क्या सारी भुजाएं बराबर होंगी? सर केवल रोम्बस में और स्क्वायर में। रोम्बस को हम कहते हैं समचतुर्भुज, स्क्वायर को वर्ग बोलते हैं, रेक्टेंगल को आयत बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और पैरेललोग्राम को समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो आप कहेंगे कि सर सारी भुजाएं तो केवल रोम्बस में और स्क्वायर में इक्वल होती हैं। क्या सारे एंगल, ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड राइट एंगल, क्या सारे कोण बराबर होंगे और समकोण होंगे? नहीं सर, ये खासियत केवल और केवल स्क्वायर में और रेक्टेंगल में है, क्योंकि इनके सारे एंगल बराबर भी होते हैं और 90 डिग्री के भी होते हैं। आखिरी है छठा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। क्या डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा? सर रेक्टेंगल ले लो, स्क्वायर ले लो, पैरेललोग्राम ले लो, सभी के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब एक अगला पॉइंट है, सातवां पॉइंट, यहीं आ जी, ये लिखा हुआ सातवां पॉइंट है, क्या डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करेंगे? तो सर केवल स्क्वायर और रोम्बस के ही डायगोनल एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बाकी दोनों समकोण पर नहीं काटते। अगला है डायगोनल बाइसेक्ट वर्टेक्स एंगल। क्या डायगोनल जो होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं? तो सर केवल स्क्वायर और रोम्बस में ही जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं, यानी कोणों को दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। रेक्टेंगल में नहीं बांटेंगे, पैरेललोग्राम में नहीं बांटेंगे। नौवां पॉइंट है, क्या डायगोनल इक्वल होते हैं? तो सर रोम्बस के डायगोनल इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि जब झुकेगी तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा। केवल स्क्वायर और रेक्टेंगल दोनों के डायगोनल बराबर होते हैं, पैरेललोग्राम और रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं आते। डायगोनल्स फॉर्म फोर ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। सवाल ने कह रहा है कि भाई जो डायगोनल है वो चार त्रिभुजें बना देगा, तो क्या चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होगा? तो सर 500% बराबर होगा। चार इक्वल एरिया की ट्रायंगल बनेगी सभी में, चार ट्रायंगलें बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, और चारों इक्वल एरिया की होंगी। ये सब के एरियाज आपस में इक्वल होने चारों। अगला डायगोनल फॉर्म फोर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्या चार सर्वांगसम त्रिभुजें बनाएगा? नहीं सर, चार सर्वांगसम त्रिभुजें नहीं बनाएगा। केवल और केवल रोम्बस और स्क्वायर में ही चारों ट्रायंगल इक्वल होंगी, यानी हर भुजाएं बराबर होंगी इनकी, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगी। एरिया जरूर बराबर होगा चारों का, लेकिन कॉन्ग्रुएंट केवल स्क्वायर और रोम्बस में होगी। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में मेरे प्यारे बच्चों वो नहीं होगी। एरिया, एरिया भैया इसके एरिया का फार्मूला क्या है? हाफ इंटू D1 इंटू D2, स्क्वायर का साइड का स्क्वायर, पैरेललोग्राम का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और ना इसका रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पैरेललोग्राम भी बेस इंटू हाइट होता है, यानी कोई भी बेस ले लो और इस पे जो हाइट डल रही है वो एरिया रहता है। द फिगर फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। कह रहा है कि मिड पॉइंट को मिलाएं, अगर इसकी सारी साइडों के मिड पॉइंट्स को मिला दें, इनको 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 इनको, तो क्या फिगर बनेगी? तो रोम्बस के मिड पॉइंट मिलाओगे तो रेक्टेंगल बनेगी, स्क्वायर के मिड पॉइंट मिलाओगे तो स्क्वायर ही बनेगी, रेक्टेंगल के मिड पॉइंट मिलाओगे रोम्बस बनेगी, और पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट मिलाओगे तो पैरेललोग्राम ही बनेगी। मैंने यहां सारा निचोड़ आपको लाके दे दिया मेरे बच्चे। क्लियर है भाई? अब मेरे प्यारे बच्चों आइए मेरे दोस्तों, अब हम बढ़ रहे हैं मेंसुरेशन 2D में ही सर्कल। देखिए एक सर्कल मैंने पढ़ा ज्योमेट्री में और एक मैं पढ़ रहा हूं मेंसुरेशन 2D में सर्कल। आइए, बहुत तसल्ली बख्श एक एक चीज आपकी बहुत साफ सुंदर और समझदारी से करा रहा हूं। देखिए यार, ये सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर है, तो अगर ये सर्कल का डायमीटर और ये सर्कल का सेंटर है, रेडियस r है, तो ये वाली जो लाइन होती है सर्कमफ्रेंस कहलाती है, और सर्कमफ्रेंस परिधि को ही हम परिमाप भी कहते हैं। सर्कल का परिमाप जो होता है वो परिधि ही होती है। तो ये रहता है मेरे प्यारे बच्चों 2πr। ठीक है जी, सर्कल का एरिया क्या होगा? ये होता है मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों πr²। सर्कल का एरिया πr² होगा, सर्कमफ्रेंस 2πr होगी। आगे आते हैं, अगर मेरे प्यारे बच्चों आधा सर्कल हो तो सर्कल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू πr²। पूरे सर्कल का πr², इसका आधा हो जाएगा। लेकिन अगर पेरीमीटर पूछे, सर्कमफ्रेंस पूछे, तो फिर क्या करना है? तो मेरे बच्चे पेरीमीटर में क्या होगा कि पूरे सर्कल का पेरीमीटर था 2πr, आपके यहां, तो इतने का क्या हुआ? आधा, यानी πr। πr तो हो गया इस वाली का, और ये लेंथ r प्लस ये वाली लेंथ r, तो ये हो जाएगा πr प्लस 2r, πr प्लस 2r। तो जो सेमी सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस होगी πr प्लस 2r। अब आते हैं मेरे बच्चे क्वाड्रेंट, चतुर्थांश, यानी सर्कल का चौथा हिस्सा। सर्कल का मेरे प्यारे बच्चों चौथा हिस्सा क्वाड्रेंट। तो देखिए यार, एरिया होता है πr², ये चौथा हिस्सा है तो 1/4 πr²। लेकिन अगर सर्कमफ्रेंस पूछे तो आप जानते हैं कि पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2πr।
वो होती है 2 पाई आर। ये जो लाइन चमक रही है ये उसकी 1/4 हुई प्लस में, ये भी तो सरकमफ्रेंस का हिस्सा होगी आर प्लस आर, तो इसे सोल्व करोगे तो ये बनेगी πr/2 + 2r। ये मेरे प्यारे बच्चों इसकी सरकमफ्रेंस होगी क्वाड्रेंट की। अब इसके ऊपर छोटे छोटे सवाल लेते हैं, आइए करिए। सर्कल में जब भी आप करेंगे तो आप देखेंगे कि सर्कल के क्वेश्चन में पाई का इस्तेमाल होगा, और पाई का इस्तेमाल मतलब पाई की वैल्यू 22/7 होगी। तो बहुत सारे सवालों में आप देखेंगे कि आपको 22 का इस्तेमाल करना है, और 22 का मतलब आप 11 का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस 11 से एक डिविजिबिलिटी नियम सेट होगा जिसके आधार पर चीजें बनेंगी। आओ समझाता हूं, जैसे इस सवाल को करिए। कह रहे एक सर्कल की रेडियस 1.75 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि क्या होगी? तो रेडियस है मेरे बच्चे 1.75, बिल्कुल ठीक है। अब हमें निकालनी है भैया सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब 1.75। अब मेरे बच्चे मैं आपको समझाना यहाँ पे ये चाह रहा हूँ कि देखो यार थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लो। आप ये बात तो जानते हैं कि 7 किसी भी हालत में 1.75 को काटेगा या नहीं काटेगा, लेकिन मैं गलत बता रहा हूँ। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ भाई कि इस कैलकुलेशन में जब आप ये डेसिमल हटाओगे तो बटे में 0 0 का कुछ भी आएगा, तो ये या ये चीज कभी भी 11 को नहीं काटेगी। भाई 22 का मतलब हुआ 2 × 11, तो 11 को नहीं काटेगी। इसका मतलब 11 हर हाल में आंसर के अंदर मौजूद रहेगा। तो जो भी मेरा आंसर होगा ना वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 11 तो ना इससे कटना ना इससे कटना। तो बेटा जो जो ऑप्शन 11 से भाग जा रहा है वही आपके आंसर होंगे। तो 11 से ये भाग जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये नहीं जा रहा, ये मेरा आंसर नहीं होगा, ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है जी, अब हमें कैलकुलेट करना है तो आओ कैलकुलेट करते हैं। आइए मेरे भाई, डेसिमल हटाएंगे मेरे बच्चे, बटे 100 आया। 7 से काटेंगे भैया, या 25, 25 से काटेंगे 4, 4 को 2 से काटा 2, 2 से काटा 11, तो आंसर ही आएगा 11 सेंटीमीटर। देखिए मेरे भाई, कहता है एक सर्कल का एरिया इतना है तो रेडियस बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों सर्कल का एरिया होता है πr², r², और ये बराबर है मेरे प्यारे बच्चों 1386 के। आओ बाबू बैठाते हैं सोल। 11 दूनी काटेंगे 22 आया, 11 से काटेंगे 11 एकम 11, बचा कितना मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 2, 11 दूनी 22, 11 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 छिक 66, 2 से काटेंगे आएगा मेरे बच्चे 2 छिक 12, 2 3 63। तो r² जो होगा वो होगा 63 को लिखेंगे 9 × 7, और ये 7 अलग से आ गया। तो मेरे बच्चे जब वर्गमूल निकालोगे तो 9 का वर्गमूल 3 आएगा, और ये 7 का जोड़ा बन गया तो 7। तो ये ना रेडियस आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 21 सेंटीमीटर, रेडियस आ जाएगी 21 सेंटीमीटर। आइए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है कि द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल इज दिस। कहता है क्वाड्रेंट है और किसी वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल π/9 मीटर वर्ग है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। मेरे प्यारे बच्चों क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 πr², और ये इक्वल रखा है π/9 के। पाई से पाई काटा, r² आया मेरे प्यारे बच्चों 4/9, तो रेडियस आई मेरे बच्चे 2/3। तो ऑप्शन डी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों मेरा राइट आंसर। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट का जो पेरीमीटर है वो 75 दे रखा है। देखिए मेरे भाई, जो क्वाड्रेंट होता है इसका पेरीमीटर क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका पेरीमीटर था πr/2 + 2r। बिल्कुल ठीक है सर, ये पेरीमीटर है मेरे बच्चे 75। तो भैया पाई की वैल्यू क्या हुई 22/7, आर और नीचे आया 2 और प्लस में 2r। तो जोड़ेंगे ना मेरे बच्चे तो 7 दूनी 14, दूनी 28, 28 और 22 को जोड़ोगे तो आएगा 50, r/14। तो 14 दूनी 28, 28 और 22 50, r/14। और ये जो है ये मेरे प्यारे बच्चों इक्वल दे रखा 75 का। 25 थी 75, 25 दूनी 50, 2 से काटेंगे 7, रेडियस आई 7 या 21, तो रेडियस आ गई 21। अब सवाल में कह रहा है कि रेडियस 21 है तो भैया एरिया निकाल के बताइए क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एरिया हो जाएगा πr²। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21, तो 21 × 21 क्योंकि स्क्वायर है, और 7 या 21। अब मेरे बच्चे आपको यूनिट डिजिट पकड़ के चलना है, 2 या 6, 6 एकम 6, जिसका यूनिट डिजिट 6 आ रहा हो। कहीं गड़बड़ की है क्या हमने यार? वर्त के चतुर्थांश का परिमाप के आकार में एक कागज की सीट है, परिमाप 75 है, तो भैया वो होगा r+r 2r, और 2πr का 1/4 होगा। तो 2 से यही आया भाई, पाई की वैल्यू 22/7, 2r + 2r। अब जी 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 और 22 50, 50/14r, 25 दूनी 50, 25 3 75। अच्छा 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 अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये रह गया, 2 भी तो रह रहा है।
नहीं, 2 से काट दिया, 25 30 25 तो 25 दूनी 50, 2 से काटा 7, 7 को 3 से गुना किया 21, तो रेडियस 21 आई। अच्छा अच्छा, ये यहाँ तक की क्लियर है। अब हमें निकालना है मेरे प्यारे बच्चों एरिया। तो यहाँ पे क्वाड्रेंट का एरिया निकालना, और क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4, माफ करिए, तो इधर 1/4 लगाएंगे। अब 1/4 लगाएंगे तो 2 से काटेंगे आएगा 11, 2 से काटेंगे 2। अब यहां थोड़ी सी समझ की जरूरत है कि ऊपर आ रहा है 11 गुना 3 गुना 21 नीचे आ रहा है 2। जिन्होंने डेसिमल पढ़ा होगा वो जानते हैं कि नीचे अगर 2 की पावर 1 है तो दशमलव के बाद एक ही अंक आएगा। तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ दशमलव है ही नहीं, यहाँ दशमलव के बाद 1 अंक है, तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहे एक सेमी सर्कल है, और अगर एक सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का हमें निकालना है पेरीमीटर। तो सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है पाई आर प्लस 2r। आपने कहा ठीक है साहब, पाई की वैल्यू है 22/7 गुना आर। आपने कहा ठीक है। अब 22 को मेरे प्यारे बच्चों मैं लिख लेता हूं 11/7 गुना 2r, और प्लस में यहां पे 2r। अब मेरे बच्चों ये बताओ कि डायमीटर क्या होता है। तो आप कहेंगे साहब डायमीटर जो होता है वो 2r ही तो होता है। तो डायमीटर है 63। देखिए या तो आप 2r की वैल्यू निकाल ली आपने 63, या फिर यहां से r की वैल्यू निकालोगे 63/2। तो आप चाहो तो r की वैल्यू सीधे फार्मूले में रख दें, या फिर यहां पे रखें कि भाई 11/7, 2r की वैल्यू है 63 जमा 63, तो 7 नीम 63, 11 नीम 99, 99 में 63 जोड़ा तो ये आपका आंसर आ गया। 6 नौ 3 12, 9 6 15 और 1 16, 162। ऑप्शन बी मेरे बच्चे करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है किसी अर्धवर्त का परिमाप, तो अर्धवर्त का परिमाप हुआ पाई आर प्लस 2r। आपने कहा ठीक है साहब। कहता परिमाप है 18। ये हुआ मेरे बच्चे पेरीमीटर, और पेरीमीटर दे रखा है 18। अब आप जानते हैं पाई का मतलब हुआ 22/7, 22 को मैं लिख लेता हूं 11/7 गुना 2r। यही मतलब बना। आप चाहें तो पहले डायमीटर निकाल लें, उससे सोल्व कर लें, या सीधा सीधा वैल्यू निकालें। देखो 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 14, और ये आया 22/7। तो 7 दूनी 14 और 22 कितना हो गया मेरे बच्चे 36। तो 36/7 इंटू आर बराबर 18। 18 दूनी 36 मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, आर की वैल्यू 7/2, और 7/2 होगा 3.5 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू होगी मेरे बच्चे 3.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर। सवाल में कह रहा है कि किसी वृत्त के परिमाप और व्यास। तो मेरे बच्चे बताइए किसी सर्कल का परिमाप क्या होता है। तो आप कहेंगे 2πr, और व्यास क्या होता है 2r। कहता है जी इसका जो डिफरेंस है वो x है। तो 2r की वैल्यू बताइए मेरे बच्चे क्या होगी। तो मैं 2r को डायमीटर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और यहां 2r को क्या लिख सकते हैं डायमीटर, तो पाई डी लिख सकते हैं। यहां से d कॉमन ले लूंगा तो मेरे बच्चे बना पाई-1, बिल्कुल ठीक है। और ये वैल्यू है x के बराबर, तो हमें डायमीटर चाहिए, तो आ जाएगा x/पाई-1। दैट इज ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। हर एक क्वेश्चन मैंने, जितने भी एग्जाम है कांस्टेबल से लेकर इंस्पेक्टर तक, रेलवे तक, बैंक, सब सवाल मैंने उठा रखे हैं। देखिए यार, सवाल में कह रहा है किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का आंकिक मान समान है। कह रहा है किसी सर्कल का सरकमफ्रेंस और उसका एरिया, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर यानी r इंटू आर। कह रहा है जी ये सेम है, तो पाई आर से पाई आर गया, तो रेडियस आ गई 2। तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसा तभी संभव है जब रेडियस कितनी हो 2। तो कह रहा है सर्कल का एरिया बताइए, तो सर्कल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, रेडियस है 2, 2 का वर्ग 4। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। देखिए यार, सवाल में कह रहे एक सर्कल का एरिया ए, कहता है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल ए यानी सर्कल का एरिया ए, तो पाई आर स्क्वायर बराबर दे रखा है ए के। रेडियस आर है मेरे प्यारे बच्चों, परिधि सी है। कहता है सरकमफ्रेंस जो है वो 2πr जो है वो है मेरे प्यारे बच्चों कितना, वो है सी के बराबर, बिल्कुल ठीक है। तो कहता है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। कहता है वृत्त का क्षेत्रफल ए है, रेडियस आर है, सरकमफ्रेंस सी है, तो इनमें से कौन सा कथन आपस में करेक्ट करेगा। मेरे बच्चों सिंपल एक काम करते हैं, यहां से आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो आएगी c/2π। यहां ये वाली वैल्यू रख देते हैं, तो पाई
है ना, आर की वैल्यू आ गई, या हम पाई की वैल्यू निकाल के रख लें तो, यार हम पाई की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि हमें जो भी रिलेशन चाहिए ना उसमें पाई नहीं चाहिए, है ना। क्या वैल्यू रखें भाई बताओ, आर की रखें, सी की रखें, या किसी की रख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से पाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो पाई की वैल्यू आ जाएगी सी अपॉन टू आर। ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो पाई की जगह रखेंगे सी अपॉन टू आर। आप समझ गए ना मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। ऐसा करने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है, और वो ये कि ऑप्शन में पाई नहीं है कहीं पे भी। तो भैया आप आर से आर गया, तो सी इंटू आर, ऊपर बचा और नीचे बचा 2a। तो ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा ऑप्शन ए क्लिक हो गया। देखिए मेरे भाई, कहता है होस्ट टेक्स 2.5 सेकंड टू कंप्लीट ए राउंड अराउंड ए सर्कुलर फील्ड। कहता है किसी वृत्ताकार क्षेत्र का एक चक्कर लगाने में एक घोड़ा 2.5 सेकंड लेता है। एक घोड़ा कितने सेकंड लेता है मेरे प्यारे बच्चों, 2.5 सेकंड लेता है। किसी वृत्ताकार क्षेत्र का एक चक्कर लगाने में 2.5 सेकंड लेता है। यदि घोड़े की चाल 66 मीटर प्रति सेकंड हो तब क्षेत्र की त्रिज्या ज्ञात करिए। आप ऐसे समझो बाबू, ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, कोई घोड़ा भाग रहा है और वो इसका एक चक्कर लगा रहा है। कहता है एक चक्कर 2.5 सेकंड में लगातार, घोड़े की चाल है 66 मीटर पर सेकंड। तो हमें ये निकालना है कि घोड़े कितनी दूरी चल रहा है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, 66 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड है भैया, 2.5 सेकंड ले रहा है, यानी 5/2 सेकंड ले रहा है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों मेरा जो आंसर आया 5×3 = 15, 5×3 = 15 और 1 = 16, 165 सेंटीमीटर आया। ये जो डिस्टेंस है मेरे बच्चे 165 सेंटीमीटर है। तो अगर आपके पास सर्कल की सरकमफ्रेंस आ गई तो फिर रेडियस निकालने में कहां लड़ाई होनी है। तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, भाई सरकमफ्रेंस होती है 2πr, और ये है मेरे बच्चे 165। सोल्व करेंगे मेरे बच्चे, और आर की वैल्यू तो देखो भाई, 2 पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर बराबर 165, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 5 55। आर की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 105 बटे, क्योंकि 7×15 105/4, 4 से सोल्व करेंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, और 4 6 24, 1 बचा, 4 दूनी 8, 4 5 26, 26.25 मीटर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहे एक पहिया 440 मीटर चलने में 1000 चक्कर, कहता था व्हील ऑफ ए मोटर कार मेक्स 1000 रिवोल्यूशन इन मूविंग 440 मीटर। कहता 440 मीटर की डिस्टेंस चलता है, तो 440 मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो बटा 100। तो कहता है कि भैया इतने सेंटीमीटर की दूरी चलता है कितने चक्कर में, 1000 चक्कर में। तो मेरे भाई 1000 चक्कर में अगर इतनी दूरी चली तो एक चक्कर में कितनी दूरी चली इसने, 44 सेंटीमीटर, बिल्कुल। और अगर सर्कल का एक चक्कर 44 सेंटीमीटर लंबा है तो इसका मतलब सर्कमफ्रेंस है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर। ये हुआ सर्कमफ्रेंस, ये है 44 के बराबर, 22 दूनी 44, तो रेडियस आ गई भैया 1, यानी माफ करना 7। 7 क्या आया मेरे प्यारे बच्चों, रेडियस। तो डायमीटर क्या हुआ 2r, यानी 14। मुझे समझना है कि इसका जो डायमीटर है वो 100 से भाग देंगे तो मीटर बन जाएगा, तो आंसर आएगा 0.14। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे इससे आगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन, धन्यवाद, थैंक यू।